नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। कहा जाता है कि तैयारियां इतनी खामोशी से कीजिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। आज एक ऐसी ही शख्सियत की सफलता ने शोर मचा दिया है। हमारे साथ हैं संघ लोक सेवा आयोग 2024 की बैच में 67वीं रैंक पाने वाली फरखंदा कुरैशी। बालाघाट जैसे छोटे से जिले में जहां पर सीमित संभावनाएं हैं, वहां पर एक असीमित योग्यताओं वाली लड़की हमारे साथ बैठी है, जिसकी सफलता ने पूरे जिले ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में शोर मचा दिया है। बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत सारी बधाइयां पूरे चैनल की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फरखंदा, ये बताइए कि आपने 10वीं क्लास में भी टॉप किया था, मुझे याद आ रहा है, और मैं इसी सोफे पर बैठकर आपका इंटरव्यू कर रही थी। दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगी, फरखंदा बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली रही है और इसी जगह पर मैंने जब ये 10वीं में प्रावीण्य सूची में आई थी, तब भी मैंने इनका साक्षात्कार किया था। आज आप आईएएस बन गई हैं। सबसे पहले तो कैसी अनुभूति है मन में, क्या महसूस कर रही हैं? पहले तो बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मेरा सिलेक्शन हुआ है और बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग भी है। थोड़ा सिंक इन होने में टाइम लग रहा है, बट ठीक है, फाइनली हो गया। कब सोचा फरखंदा आपने कि मुझे संघ लोक सेवा आयोग में जाना है या मुझे कलेक्टर बनना है? कब ये आया मन में? ये मैंने क्लास 8th में मैंने सोचा था। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, यहाँ पर बी चंद्रशेखर सर, तो उनका वर्क मैं देखती थी पद्मेश न्यूज में, तो उसमें मैंने देखा था उनका वर्क, फील्ड वर्क वगैरह, तो उससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देगा ये एग्जाम। तो फिर मैंने सोचा कि इसे परस्यू करना चाहिए। तैयारियां कब से शुरू की? तैयारी मैंने 2019 सितंबर में स्टार्ट की थी और 2021 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। चौथे प्रयास में आप सफल हुई हैं। इस पूरी यात्रा को बड़े गौर से हम समझेंगे। दर्शकों, आपको हम फरखंदा के कमरे को भी दिखाना चाहेंगे, किस तरह से तैयारियां करती थी, किस तरह से नोट्स बनाती थी। सारी दीवारें आपको हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरह से हर दीवार पर एक पर्चा लगा है, यहाँ तक कि इनकी पढ़ने की टेबल, खाने की टेबल, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तैयारियों के ही पुर्जे जमा दिखे और अब लगता है कि यही सब सफलता में कारगर सिद्ध हुए। कैसे कैसे तैयारियां की, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा डिटेल में इसलिए बताइए क्योंकि बहुत सारे दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं। जी, सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी मैंने अपनी बेसिक बुक से। एनसीईआरटीज हैं 6th to 12th एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट्स की, ह्यूमैनिटीज़ की, वो पढ़ी। फिर उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं सब्जेक्ट्स की, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, शंकर आईएएस फॉर एनवायरनमेंट, तो इन सब सब्जेक्ट्स को समझने की कोशिश की पहले। फिर टेस्ट्स वगैरह दिए, अपने मेंटर्स से हेल्प ली, तो ऐसा सब करके अपने नोट्स बनाए, तो इन सब चीज़ों ने हेल्प की। क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखती है। बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जहां पर बहुत मोटी फीस देते हैं बच्चे, लेकिन चूंकि आप भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर अब इस सीमा से उस ओर चली गई हैं जहां पर विशिष्ट व्यक्तियों का समावेश होता है, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार की, विशेषकर लड़कियों के लिए कितना चैलेंजिंग रहता है, कितना अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखनी होती है? जी, लड़कियों के लिए खासकर बहुत चैलेंजिंग होता है। कई लड़कियों के घर में काफ़ी सर्कमस्टांसेस फाइनेंशियल हो सकते हैं या मेंटल प्रेशर हो सकते हैं उन्हें, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, इस सब को प्रायोरिटी दें, अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें, और हार्डवर्क और उसके साथ स्मार्ट वर्क दोनों बहुत ज़रूरी है ये एग्ज़ाम में। तो आप इन्हें परस्यू करें और इससे मुझे लगता है आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जी, 10वीं के बाद जब विषय के चयन की बात आती है, तब आपके क्या विषय रहे 11वीं और 12वीं में, और जो 10वीं के बाद की पढ़ाई थी वो किस तरह आपने सिलसिलेवार की, क्योंकि आपका तो लक्ष्य था आईएएस? जी, तो किस तरह रही ये पूरी यात्रा? 11th और 12th क्लास में मैंने पीसीएम लिया था, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और कॉलेज में मैंने जियोलॉजी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट थे मेरे मेन, और मैंने बीएससी किया था इससे, और फिर उसके बाद से फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की यूपीएससी। कॉलेज कहाँ से किया आपने फरखंदा? मैंने जेएसटी पीजी कॉलेज बालाघाट गवर्नमेंट कॉलेज से यहीं से किया है। मतलब बालाघाट से ही आपका कॉलेज रहा, और उसके बाद आपने तैयारी करने फिर आप कहाँ गई? तैयारी करने में 2019 में दिल्ली गई थी कुछ समय के लिए। 6 to 7 मंथ्स मैंने वहाँ प्रिपेयर किया, फिर कोविड के कारण लॉकडाउन लगा, तो मैं फिर सेल्फ स्टडी बालाघाट से ही फिर पूरा प्रिपेयर किया। एक बालाघाट की बच्ची जो दिल्ली जैसे महानगर में जाकर तैयारी करती है,
क्या अंतर आपने महसूस किया? क्योंकि पढ़ाई या अध्ययन की जो शक्ति है वो तो आपके पास थी, लेकिन कितना मॉरल सपोर्ट मिलना चाहिए? परिवार का क्या योगदान रहा? वहाँ कैसा माहौल मिला? ये जानना चाहूँगी। अ, पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट फैमिली का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना आप हार्ड वर्क करते हैं 50-50 है। जैसे आप हार्ड वर्क 50% कर रहे हैं तो फैमिली का सपोर्ट 50% होना चाहिए। क्योंकि फैमिली का सपोर्ट रहता है तो हमें एक मॉरल और सपोर्ट रहता है कि हाँ, हम कर सकते हैं। कई चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं, उसमें हमारे पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स काफ़ी हेल्प करते हैं। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में थोड़े चैलेंजेस रहते हैं। जैसे आपको घर ढूँढना पड़ेगा, पीजी फ्लैट वगैरह, अकेले रहना पड़ सकता है। तो ये चैलेंजेस थे, लेकिन उसमें भी पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मेरी मम्मी मेरे साथ रहती थी दिल्ली में कुछ समय तक, बड़ी मम्मी भी रही। तो पेरेंट्स का तो मतलब 100% सपोर्ट था मुझे। पेरेंट्स के सपोर्ट की आपने बात कही, दर्शकों को यहाँ बहुत ज़रूरी बात हम बताना चाहेंगे। फरखंदा का परिवार संयुक्त परिवार है। आज जब परिवार छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट रहा है, ऐसे में एक संयुक्त परिवार की इकाई कितनी कारगर होती है? परिवार में कौन-कौन है ये बताइए? परिवार में मेरी दादी हैं, मम्मी-पापा हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे चाचा-चाची और बड़ी मम्मी, उनके बेटा। कुल ये सब कितने लोग हो जाते हैं आप? 10 है अप्रोक्सीमेटली 10। तो कैसा कैसा एक माहौल रहता है और कितना आपको एक संबल मिला इन सब से? मेरी प्रिपरेशन में अगर मैंने हार्ड वर्क किया है तो उसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली को ही देना चाहती हूँ। क्योंकि जब मम्मी मेरे साथ दिल्ली में थी तो यहाँ पर देखने के लिए मेरी बहनों को मेरे दादी थी, मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, चाची, चाचा, बड़ी मम्मी, इन सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो वो क्या कह सकते हैं उसे, आई एम फॉर एवर इंडेटेड फॉर दैट। अब आपके प्रिपरेशन के बारे में बात करें, आईएएस के चारों अटेम्प्ट के बारे में बात करें, ये कैसी जर्नी रही? क्या-क्या विषय थे आपके इस परीक्षा को लेकर? जी, इसमें मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था, जितने अटेम्प्ट्स थे मेरे उसमें। और बाकी तो जीएस के सारे सब्जेक्ट्स थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, एथिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स थे हमें। और मेन रोल रहता है ऑप्शनल का, आप क्या सिलेक्ट करते हैं। तो वो मेरा ज्योग्राफी था। आपने ज्योग्राफी लिया। इन सब विषयों को पसंद करने के पीछे क्या कारण रहा और आपको क्यों लगा कि ये मेरे लिए ज्यादा आसान होगा? जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी जीएस की, तो मैंने देखा सिलेबस ज्योग्राफी का, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे इंटरेस्ट भी था पहले से ज्योग्राफी में, वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप वगैरह सब पढ़ने में। तो ये सब सोच के मैंने ऑप्ट किया। गाइडेंस भी अच्छी थी मुझे उस सब्जेक्ट में, तो टीचर्स भी अच्छे मिल गए थे, फ्रेंड्स भी थे कुछ, तो इसलिए फिर मैंने सिलेक्ट किया। ग्रुप डिस्कशन कितना कारगर होता है, और चूंकि आप इंटरव्यू की खासकर जब तैयारी करते हैं तो मॉक इंटरव्यूज के लिए क्या आपने तैयारी कर रखी थी? जी, मॉक इंटरव्यूज के लिए मैंने कुछ कोचिंग से एसोसिएटेड थी, तो वहाँ पर मॉक इंटरव्यूज के लिए आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको बैठना है या कैसे ग्रीट करना है, कैसे आंसर्स देना है। तो ये कोचिंग वगैरह काफ़ी हेल्प करती है उसमें। ये आपका चौथा प्रयास था, है ना? और इसके पहले आप 3 प्रयासों में सफल नहीं हो पाई। अब वो जो एक असफलता का बिंदु था, क्योंकि अब तो आप सफल हैं, अब बहुत तारीफें मिलेंगी और आप अब सबको लगेगा आप कामयाब हैं, लेकिन जिस वक्त आप नाकामयाब थी उस वक्त कितने लोग थे आपके साथ? अपने आप को कैसे वापस आपने समेटा अगली तैयारी के लिए? जी, लास्ट ईयर भी मैंने इंटरव्यू दिया था, बट मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। तो उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे कि क्योंकि मैं इतने दूर तक आ चुकी हूँ तो मुझे एक और अटेम्प्ट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत करीब थी उसके। तो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था और उसी सपोर्ट से फिर मैंने थोड़ा अपने आप को बांधा और फिर स्टार्ट किया प्रिपरेशन 2024 के लिए। बहुत सारे लोग इस वक्त भी जो आपको देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं इन परीक्षाओं की, हतोत्साहित हो जाते हैं, अरे अब हमसे नहीं हो पाएगा या अब हम क्या करें। और बहुत सारे लोग इसलिए भी इस रास्ते को छोड़ देते हैं कि उन्हें अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित करना होता है बहुत जल्द। तो जो हिम्मत हार रहे हैं विशेष तौर पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये प्रिपरेशन बहुत लंबी है, ये एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन जैसे है। तो आपको इसमें हमेशा ये नहीं देखना है कि आपने क्या असफलताएं अभी तक हासिल की हैं, आपको ये देखना है कि आप कितने आगे बढ़ चुके हैं अभी तक, आपने कितना ज़्यादा कुछ गेन किया है। तो ये एक्सपीरियंस लेते हुए
और कुछ आप टॉपर्स के वीडियोस देख सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल टॉक्स देख सकते हैं। आपके कोई फ्रेंड्स हों या फैमिली मेम्बर्स हों, उनसे बात करिए, तो आपको वो मॉरल सपोर्ट भी देंगे और आप फिर आगे आगे कंटिन्यू करने के लिए आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा उससे। आप लगातार कोशिशें कर रही थी परखंडा, और इसके बाद क्या इस बार आपको उम्मीद थी कि आप सूची में इस इतनी अच्छी रैंक को प्राप्त करेंगी? कितनी उम्मीद थी और परिवार को कितनी उम्मीद थी? जी, मेरे मतलब पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स को तो लग रहा था कि मैं लिस्ट में आ जाऊंगी। मुझे भी कहीं ना कहीं मतलब था कि रिजल्ट में कहीं ना कहीं मेरा नाम आएगा, बट इतनी अच्छी रैंक आएगी डबल डिजिट, वो मैंने नहीं सोचा था कि प्रॉपर आईएएस मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं अभी बहुत खुश हूँ। क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी? अब तो हम फिलहाल एक आईएएस के साथ बैठे हैं, प्रशासनिक सेवा में जाने के बाद क्या प्राथमिकताएं आपको लगती हैं? क्या क्या आपकी कार्यशैली में वो हमें क्या देखने को मिलेगा? जी, सबसे पहले तो मैं ट्राइबल जो पॉपुलेशन है, खासकर एमपी में अगर मेरा यहाँ पोस्टिंग होती है तो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए कुछ अच्छा कार्य करना चाहूँगी, उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और सेकेंडली मैं वुमेन एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वुमेन जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी, 50% पॉपुलेशन वुमेन कंस्टिट्यूट करती हैं, तो मैं वुमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करने के लिए सोचती हूँ। जी, लड़कियों के विषय में आपने बात की, महिलाओं के विषय में बात की, परिवार का कैसा माहौल रहा? क्योंकि एक तो मुस्लिम फैमिली, उसके बाद आप को पढ़ाई में इस तरह की राह में पूरा परिवार साथ रहा। क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को भी जो लड़कियों को अवसर देने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें क्योंकि हम बातें करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, तो हमें स्टार्ट करना होगा अपने घर से। तो इसलिए जो भी जिनके भी घर में लड़कियां हैं, उन्हें मतलब आप एंकरेज करें, उन्हें डिस्करेज ना करें बिल्कुल भी कि वो नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वुमेन मेन दोनों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। तो उन्हें बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए कि वो आगे आएँ, क्योंकि वुमेन जो है वो कहा जाता है कि एक मैन को एजुकेट करेंगे तो आप सिर्फ मैन को एजुकेट करते हैं, लेकिन अगर आप एक वुमेन को एजुकेट करते हैं तो आप एक पूरी सिविलाइजेशन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए वुमेन को आगे बढ़ाना काफी जरूरी है। इंटरव्यूज में क्या क्या प्रश्न रहे? क्योंकि बहुत मेंस के पेपर हमें मिल जाते हैं, बहुत सारे जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होता है कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए। इंटरव्यू में खासकर आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए, ये हम जानना चाहेंगे। मेरा इंटरव्यू 21 जैन को था, तो 20 जनवरी को प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे यूएस में, ट्रम्प। तो उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे कि ट्रम्प की पॉलिसीज का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और कुछ आईआर के क्वेश्चंस थे, जैसे ईरान और रशिया का एक्सेस, इस पे क्वेश्चंस थे। एजुकेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या कंपैरिजन से रिलेटेड थे, और फंडिंग मैकेनिज्म पे। कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी पे भी थे, ग्रीनलैंड वगैरह पे, और यूसीसी बिल पे था, वक्फ बिल पे, इन सब पे क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे। तो इस तरह से आपने जवाब देके उन्हें संतुष्ट किया और इस कदर किया कि आपने 67वीं रैंक हासिल कर ली। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त आपके साथ बात करते हुए। अब पढ़ाई तो आपने बहुत की जी, जब पढ़ाई से कभी लगा कि नहीं हो पाएगा, तो आपके शौक क्या रहे बचपन से लेके अब तक? क्या कौन सी चीजों में आपको इंटरेस्ट रहा, ये जानना चाहेंगे। मुझे जब ऐसा लगता था कि मेरा पढ़ाई से थोड़ा बोर लग रहा है, तो मैं फोटोग्राफी करती थी। नेचर फोटोग्राफी मुझे पसंद है, तो मैं अपने फोटोज वगैरह क्लिक करना पसंद करती थी, सनसेट की, फ्लावर्स की। इसके लिए मैंने गार्डनिंग भी स्टार्ट की थी अभी कुछ टाइम पहले। जी जी। तो और डायरी राइटिंग मुझे करना पसंद है, तो ये सब करा मैंने। बहुत बढ़िया। अब ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो आपके कमरे को हमने जिस तरह देखा और हमारे दर्शक जिस तरह देख रहे थे कुछ देर पहले, ये जो आपने लगा रखी है इतनी चिट्ठियां, ये पर्चे, क्या योगदान रहा आपका और क्या सोच थी इसके पीछे? ये चिट्स मैंने मेंस के टाइम पे बनाई थी, तो इसका बहुत ज़्यादा हेल्प रहा, क्योंकि इनमें मैंने मेन पॉइंट्स लिख के रखे थे, जैसे कोई कमिटीज़ के नाम हैं या कोई कीवर्ड्स हैं, एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये एक्स फैक्टर देते हैं हमारे आंसर्स को। तो मैं इसे एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाती थी, क्योंकि ये पॉइंट्स हमेशा एग्जाम में हेल्पफुल रहते हैं, मार्क्स ज़्यादा फेच करते हैं, तो एग्जाम मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये सब। कितने घंटे की पढ़ाई होती थी 24 घंटों में से? इफेक्टिवली देखा जाए तो 8 to 10 आवर्स तो लग ही जाते हैं पढ़ने में आपको, और फिर बाकी टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं और अपनी हॉबी के लिए, तो 8 to 10 आवर्स तो करना पड़ता है। मतलब 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना ही होगा। जी। और दूसरी ये बात कि अपने आप को कूल एंड काम, शांत चित्त रखने के लिए
क्या कुछ प्रयास आपने किए, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग इस पूरे देश की सर्वश्रेष्ठ परीक्षाओं में से एक है, जी। तो अपने आप को शांत रखने के लिए क्या किया? मैं जैसे बताया मैं फोटोग्राफी करती थी, हम्म। तो मुझे नेचर में रहना बहुत पसंद है, तो इसलिए फिर जब मैं नेचर में रहती हूँ तो मेरा मूड मतलब काफी ज्यादा रिफ्रेश हो जाता है। तो मैं ये करा करती थी काफी ज्यादा, और मेरे पेरेंट्स मम्मी से अपनी बातें शेयर करती थी, तो मन हल्का हो जाता है उससे। आपके परिवार, चूंकि आप संयुक्त परिवार से हैं फरकंदा, और इसका एक असर जो है, जो हमारी जड़ों का असर है, वो हमारे पूरे व्यक्तित्व में दिखता है। बहुत अच्छी बात यह है कि इस वक्त जिस संयुक्त परिवार का आप हिस्सा हैं, वहां आपसे जरूर कोई ना कोई प्रेरणा ले रहा होगा इस वक्त, और खासकर हमारे दर्शक जो बार बार ये मांग कर रहे थे कि किसी आईएएस से हमारी बात हो, तो वो आज बात पूरी हो रही है। ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने तैयारी की, आप आज सिलेक्ट हो गई हैं, कल आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। जब बालाघाट के बच्चे आपसे कभी मिलना चाहें जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि हमेशा अपने जो एम है वो हाई रखना चाहिए, कभी भी मेडियोक्रिटी के लिए सेटल नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल अपने आसपास जिनसे भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं अच्छा बनने के लिए, वो आप बिल्कुल लें, और अगर वो गाइडेंस लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगी उन्हें। स्क्रीन टाइम का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज जब एक छोटा सा बच्चा है वो मोबाइल पर या टीवी पर बहुत अपना समय देता है, आपको क्या कभी इन सब चीजों ने आकर्षित किया, और यदि किया तो आपने कैसे फिर उसको छोड़ा? जी जी बिल्कुल, क्योंकि अभी 21st सेंचुरी में फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो वो आकर्षित तो करता है, लेकिन उसके लिए मैंने अपने मोबाइल में एक टाइमर सेट करके रखा था कि मुझे इससे ज्यादा यूट्यूब नहीं देखना है, क्योंकि रील्स स्क्रॉल करते करते कब टाइम चले जाता है नहीं पता रहता। उसके लिए आप ऐप्स आते हैं, तो आप उससे बिल्कुल अपना टाइमर सेट करके अपना जो स्क्रीन टाइम है उसको बिल्कुल कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से भाई स्क्रीन टाइम को हमें लिमिटेड करना होगा। अब बताइए किस किस सोशल साइट पर, किस किस प्लेटफॉर्म पर आप हैं? जी मेरा व्हाट्सएप में मैं हूँ, लेकिन काफी ज्यादा मैंने अपना दूसरा नंबर स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे पहले वाले नंबर पे, तो क्योंकि सोशल इंटरेक्शन से काफी ज्यादा फोमो होता है, तो उसे लिमिट करने के लिए मैंने अपना नंबर थोड़ा चेंज किया था कुछ टाइम के लिए। मुझे फोटोग्राफी पसंद है, तो मैं स्नैपचैट का इसलिए यूज करती थी। तो ये 2 प्लेटफॉर्म्स में मैं हूँ, और टेलीग्राम पे थी क्योंकि उसमें हमारे जो मटेरियल्स है पढ़ाई के वो आते हैं उसमें, तो उसमें मैं हूँ। यहाँ ये प्रश्न पूछने का उद्देश्य केवल ये था दर्शकों कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनकी अपनी अपनी उपलब्धियां हो सकती हैं, लेकिन जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं उनके लिए इन सब के इतर अपनी एक दुनिया बनाना बहुत जरूरी है ताकि वो सफल हो सके। प्राथमिक शिक्षा की अगर हम बात करें, स्कूलिंग की अगर हम बात करें, तो कितनी कारगर रही, क्योंकि पहली सीढ़ी जो है वही है प्राथमिक शालाएं हमारी। तो ये क्या मुमकिन है कि एक छोटे से जिले में एक ऐसी सामान्य परिवेश के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आईएएस बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है मेरे हिसाब से। मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट मेरी से की थी, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल था। वहाँ पर हमें जितने भी सब्जेक्ट्स थे, टीचर्स थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छा बेस बनाया मेरे लिए। तो इंग्लिश मीडियम मुझे वहाँ मिला पढ़ने के लिए, और बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स थे उससे काफ़ी अच्छा बेस बन गया था। एक फाउंडेशन जो है वो, एक प्राइमरी एजुकेशन जो है वो आपकी सेटल करती है, तो काफ़ी ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। और मुझे लगता है सक्सेस में ये एक बैरियर नहीं होता कि आप कहाँ लोकेटेड है, वो मतलब मैटर करता है कि आप कितना हार्डवर्क कर रहे हैं। तो आप कहीं भी रहकर प्रिपरेशन बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अब तो ऑनलाइन मीडियम का भी जमाना है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जी, आखिर में ये जानना चाहेंगे कि अपनी इस पूरी जर्नी का, इस पूरे सक्सेस का, इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी, और हमारे तमाम दर्शकों को क्या आप एक सलाह सुझाव देना चाहेंगी जो तैयारी कर रहे हैं? जी मैं इसका श्रेय बिल्कुल अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, उन्होंने काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए मेरे लिए, मुझे मोटिवेट किया जब मुझे ज़रूरत थी। तो बिल्कुल मैं अपने पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स को इसे डेडिकेट करना चाहूँगी। और मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि आप अपने जो लक्ष्य है उस पर बिल्कुल दृढ़ रहें, डिटरमाइंड रहें, और हार्डवर्क करते रहिए। परसिवरेंस बिल्कुल ज़रूरी है ये एग्ज़ाम के लिए, और आप किसी भी फील्ड में करें, आपको एक गाइडेंस, एक मेंटरशिप, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है, और आप बिल्कुल कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर आपने सोचा है तो बिल्कुल कर सकते हैं।
जो सोचा जाए वो पूरा हो सकता है, बशर्ते हम पूरी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। हमारे साथ ही संघ लोक सेवा आयोग 2024 में चयनित फरखंदा कुरैशी जो बालाघाट की हैं और आज हमारा गौरव बनकर हमारे साथ बैठी हैं। इनके पेरेंट्स से हम बात करेंगे, इनके परिवार के सदस्यों से हम बात करेंगे। आइए चलते हैं। हमारे साथ हैं फरखंदा के माता पिता अधिवक्ता अब्दुल मलिक कुरैशी जी और निखत जी। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ। जी शुक्रिया। और कैसा महसूस हो रहा है एक आईएएस के माता पिता होते हुए इस वक्त? जी मुझे तो बहुत गर्व है, मेरी बेटी आईएएस का एग्जाम क्लियर की है। क्या कुछ तैयारियां रही, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है, तो इस वक्त कैसा आपको लग रहा है? और एक बालाघाट जैसे जिले से इतने उच्च उपलब्धि प्राप्त करना, ये एक माता पिता होने के नाते इस वक्त क्या कुछ चल रहा है दिमाग में? रिजल्ट आया तो कैसा लगा ये बताइए। जी बस रिजल्ट का इंतजार था, कैसा आएगा ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब आया तो अच्छा ही रहा। और उसकी मेहनत जो थी उसकी अब काम आ गई। एक संयुक्त परिवार का क्या रोल रहा इस पूरी यात्रा में? जी सब पूरे फैमिली वाले बहुत सपोर्ट की, मतलब उसके एग्जाम में, उसकी पूरी मेहनत में, मतलब सब साथ ही रहे, मतलब और उसके फैमिली में सभी मेंबर है, भाई बहन है, उसकी दादी है, उसकी चाची ताई है, सब मतलब उसको सपोर्ट करते थे। चलते चलते आखिर में हम हमारे उन दर्शकों के लिए आपसे वो संदेश चाहेंगे जो लड़कियों को अवसर देने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। आपने अवसर दिया अपनी बेटी को बढ़ने का और वो इतनी आगे बढ़ी, माता पिता से क्या कहना चाहेंगी? जी अपनी बेटियों को खूब पढ़ाइए आप, बेटियां आगे आएगी तो सभी आगे आ जाएंगे। बच्चों को भी पढ़ाना बहुत जरूरी है, लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है, बेटों को भी, मतलब जब तक पढ़ेंगे नहीं आगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं। जी। तो आपने जाना कि एक परिवार किस तरह एक अंकुर को वृक्ष और फिर उसके बाद एक फलदार वृक्ष बनने में सहायक होता है। हमारे साथ थी फरखंदा जिन्होंने 2024 बैच में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 67वीं रैंक हासिल की है। उनके माता पिता से हमने बातचीत की। ऐसी ही शख्सियतों से आपको मिलवाने की हम कोशिश करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। इस वक्त आपने हमें इतने ध्यान से देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।